दोस्तों नमस्कार। जैसी कि आशंका थी कि किसान आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथ में चला गया है और पूरी जो इस आंदोलन की रूपरेखा है, जो इसका रिमोट कंट्रोल है, वो कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं और अब जब किसान नेताओं ने पंजाब के हित में जो डिमांड रखी गई थी, उनको जब ठुकरा दिया, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि ये जो किसान नेता हैं, ये रिमोट कंट्रोल के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट नेताओं के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो डिमांड इन्होंने रखी है और उस पे जो अडिग हैं और लॉजिकल डिमांड को ये समझना नहीं चाह रहे, इससे बहुत क्लियर है कि जो डिमांड है वो सिर्फ किसी कम्युनिस्ट शासन में ही हो सकती है, वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल ही नहीं है। और जहां तक बात है लीगल गारंटी की, कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए और उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ा जाए, ये असंवैधानिक डिमांड है। दोस्तों ये बात बहुत क्लियर है कि भारत का संविधान किसी को भी गारंटी, खासकर प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता है। और अगर वो किसानों को प्रॉफिट की गारंटी देगा तो भारत का संविधान बहुत क्लियरली बोलता है कि ये गारंटी भारत के हर नागरिक को मिलेगी। इसकी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत का जो संविधान है वो क्या बोलता है और फिर हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के संविधान में सबसे पहले जो राइट है वो राइट ऑफ इक्वालिटी का है, कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें किसी भी वर्ग के बीच में आप भेदभाव करें। और इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि पूरे संविधान में किसान शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल किया गया है एग्रीकल्चर। क्योंकि संविधान किसी भी वर्ग विशेष के लिए अलग से प्रावधान नहीं कर सकता है, इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन किसान नेता इस गैर कानूनी डिमांड को रखकर ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम भारत के संविधान और भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं, हमारा एजेंडा कम्युनिस्ट है और ये कम्युनिस्ट एजेंडा भारत पे इंपोज करना चाहते हैं। और जैसा अक्सर होता है कि जहां पे ये अपना इलेक्टोरल सिस्टम से या मतगणना से अपनी बात पूरी नहीं करवा सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, वहां पे फिर ये जोर जबरदस्ती पे उतर जाते हैं। कम्युनिज्म और नक्सलाइट्स हमेशा ताकत के दम पर, हथियार के दम पर, अराजकता के दम पर अपनी डिमांड्स मनवाते रहे हैं और यही खामियाजा पूरी दुनिया ने उठाया है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया से धीरे धीरे कम्युनिज्म खत्म हो गया है। इस बुझती हुई लॉ को बचाने के लिए इन्होंने दोबारा आंदोलन शुरू किया है। तो ये बात हमारे सामने है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना होगा भारत के संविधान के लिए, वो है भारत का संविधान का पार्ट 13, जो बोलता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों इस बात को समझना होगा कि अगर किसान इस बात की गारंटी लेते हैं, इस बात की गारंटी मांगते हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जाए और उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ के दिया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन जो ये फॉर्मूला दिया था वो गैर कानूनी था, वो इलॉजिकल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ऐसा कभी हो नहीं सकता। कारण बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए मैं किसान हूं, मैंने खर्चा करके फसल उगाई, अब उस पर कितना खर्चा होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई बेंचमार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं जो भी चीज इस्तेमाल करूंगा, जो भी उसकी कॉस्ट आएगी, सरकार गारंटी करे कि उसके ऊपर 50% मुझे मुनाफा मिलना चाहिए। क्योंकि जब आप लीगल गारंटी की बात करते हो तो वो इंडिविजुअल गारंटी होती है स्टेट की। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए है, मेरे पड़ोसी की 150 रुपए है, तो मुझे क्या पड़ोसी के हिसाब से मिलेगा या पड़ोसी को मेरे हिसाब से मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब मेरे फंडामेंटल राइट्स पे एनक्रोचमेंट होता है जैसे ही मैं लीगल गारंटी की बात करता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अगर मैं लीगल गारंटी किसी भी चीज की देता हूं तो सबसे पहले मुझे उसकी इनपुट कॉस्ट पता होनी चाहिए। और ये एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट से। और भारत का संविधान क्या बोलता है? जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो लिस्ट 2 है भारत के संविधान में, उसमें मैं कुछ आपको आइटम बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा।
आइटम नंबर 14 जो स्टेट लिस्ट है वो कहती है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च, पेस्ट कंट्रोल एंड डिजीज कंट्रोल। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। मान लीजिए कि कल को स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती, कीड़ा लगता है, फसल खराब होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाती है तो आपकी कॉस्टिंग में जुड़ेगा और इसकी कीमत, जो इसका जो खामियाजा है, वो एमएसपी के रेट पे आएगा। 17 नंबर आइटम बोलता है वाटर इरिगेशन एंड कैनाल, मतलब कोई भी सिंचाई की कॉस्ट है या उसकी अवेलेबिलिटी है वो स्टेट की जिम्मेवारी है। मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च, कीड़ा लगना, उसका कंट्रोल करना, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। वाटर एंड इरिगेशन स्टेट की जिम्मेवारी है। एग्रीकल्चर लैंड ये स्टेट की जिम्मेवारी है। एग्रीकल्चर लोन ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है। एग्रीकल्चर मार्केट एंड फेयर ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है। कितना ब्याज, कितना उधार देना है, डेट्स लेके किसानों के हित में जो भी लगाना है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। लैंड से कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है या नहीं लगाना, ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है। और यहां तक कि बिजली के दाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है। कहने का मतलब यह है कि सारी इनपुट जिसके कारण फसल पैदा होती है, ये सारी जिम्मेवारी स्टेट की है। अब स्टेट जो मर्जी रेट लगाए, लेकिन जब आप एमएसपी की बात करते हैं और वो गारंटी आप मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, मतलब माल प्रोडक्शन कोई और करे, उसकी क्वालिटी की जिम्मेवारी स्टेट की, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जिम्मेवारी स्टेट की, लेकिन कीमत तय करेगा कोई और। क्या ये लॉजिकल है? तो फिर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां पे मान लीजिए कि बिजली का प्राइस 100 रुपए यूनिट कर दे, इरिगेशन की कीमत 10 गुना बढ़ा दे, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ जाएगी। और जिम्मेवारी अब केंद्र सरकार की है कि 10 गुना बढ़ी हुई कीमत पे 50% प्रॉफिट जोड़ के उस माल को खरीदा जाए। क्या ये लॉजिकल लगता है? ये लॉजिकल नहीं है। इसीलिए अगर स्टेट को, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार किसी भी रूप में लीगल गारंटी देना चाहती है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार को जो इनपुट कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब जितने भी आइटम स्टेट लिस्ट में हैं, पहले आपको यूनियन लिस्ट में शिफ्ट करना होगा। आपको अपने संविधान को बदलना होगा। क्या राज्य सरकारें तैयार हैं? क्योंकि पूरा का पूरा स्टेट जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो स्टेट का, इसीलिए पहले स्टेट से आपको उसको यूनियन में डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर केंद्र सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी फसल कितनी चाहिए। उदाहरण के लिए आज भारत में अगर मैं पिछले साल का आंकड़ा देखता हूं, तो गेहूं और चावल की ही अगर मैं बात करता हूं, तो टोटल प्रोडक्शन करीब 247 मिलियन टन हुआ। और जो खपत थी भारत में गेहूं और चावल की, वो करीब 217 मिलियन टन थी। अब बचा 30 मिलियन टन जो किसी को नहीं चाहिए। अब उसको कौन खरीदेगा? जब आप गारंटी की बात कर रहे हो, तो क्या वो 30 मिलियन टन जिन किसानों के पास रहेगा, वो क्या कोर्ट में जाके ये नहीं कहेंगे कि साहब लीगल गारंटी दी थी, सरकार खरीदे? और अगर सरकार उसको खरीदेगी तो क्या करेगी? क्योंकि जो रेट आज आप अपनी फसल का तय कर रहे हैं, अक्सर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा होता है। आप कोविड और उसके बाद यूक्रेन वॉर के टाइम को छोड़ दीजिए, जितनी भी फसलें भारत में जो एमएसपी है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा है। इसका मतलब आपको ना देश में वो फसल चाहिए, ना वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी जरूरत है, तो केंद्र सरकार उसको खरीद के क्या करेगी? और अगर केंद्र सरकार नहीं खरीदती है तो किसान अपने पास रख के क्या करेंगे? क्योंकि जो वो बेच सकते थे 30 मिलियन टन, 30 मिलियन टन वो अब किसानों के घरों में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, क्योंकि खपत तो उनकी भी नहीं है। और अगर सरकार खरीदती है तो सरकार को सिर्फ गेहूं और चावल में इस सरप्लस फसल को खरीदने के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। 60,000 करोड़ रुपए एडिशनल भारत के उस फसल में डाल दिए जाएंगे जिसकी किसी को जरूरत नहीं, और ये हर साल होगा। और मैं सिर्फ 2 ही फसलों की अभी बात कर रहा हूं। किसान मांग कर रहे हैं 23 फसलों की, लेकिन सवाल इस बात का है कि 23 फसलें ही क्यों, बाकी फसलों की क्यों नहीं? हिंदुस्तान में करीब 200 तरह की फसलें और उत्पाद होते हैं, बाकियों पे क्यों नहीं? सब्जी वाले ने क्या गुनाह किया है? फल वाले ने क्या गुनाह किया है?
लाइव स्टॉक फार्मर्स ने क्या गुनाह किया है, मछली पालक ने क्या गुनाह किया है। तो संविधान के हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे एक चाल समझ लीजिए। ये किसान नेता चाहते हैं कि जो फसलें ये बेचें उन पे तो सरकार प्रॉफिट की गारंटी दे, लेकिन जो ये फसलें अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए खरीदें उस पे कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए। आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनकी नीयत क्या है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, ये किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि सारी फसलों की भी आप एमएसपी की गारंटी मान लीजिए दे देते हैं। मैं मुर्गी पालक हूं, मैंने बढ़े हुए एमएसपी पे मक्का खरीदा, मुर्गी को खिलाया, मुर्गी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, अब मेरी मुर्गी बाजार में बिक नहीं रही। क्या ये लीगली सही नहीं होगा कि मुर्गी का किसान भी भारत सरकार को कहे कि आप भी मेरी मुर्गी खरीद लीजिए और मुझे एश्योर्ड रिटर्न दीजिए? क्या सिर्फ मक्के के किसान को हक है? मक्के का उत्पादन जो मुर्गी का किसान इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसका कोई हक नहीं है? सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर हम भारत के संविधान को देखते हैं तो लीगल गारंटी जो एमएसपी की कही जा रही है ये गैर कानूनी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। मेरा एक सुझाव है भारत सरकार से, जब सारे के सारे इनपुट राज्य सरकारों के अधीन हैं कि कौन से बीज की कीमत क्या फिक्स करेंगे, फर्टिलाइजर क्या होगा, बिजली पानी का खर्चा क्या होगा, कौन सी खेत में क्या उनको फसल उगवानी है, जब ये सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है तो दाम भी राज्य सरकार को ही तय करने दिया जाए। फिर वो अपने किसानों को जो मर्जी रेट दे, ये फिर राज्य सरकार को सोचना हो। उसके बाद फिर राज्य सरकारों के पास बाकी डेवलपमेंट का पैसा बचे या ना बचे, अपनी तनख्वाहों का पैसा बचे या ना बचे, ये फिर राज्य सरकारों को सोचना है। क्योंकि जब राज्य सरकारों का चुनाव होगा, जब जनता चुनेगी तो जनता डिसाइड करेगी कि ये डिसीजन सही था या गलत, और अगर गलत था जिससे राज्य में समस्याएं बढ़ गई तो राज्य सरकार को जनता बदल देगी। इस बात को हमें समझना होगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो लोग लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, जो इस बेतुकी बात डिमांड जो रखी जा रही है सरकार के सामने, इसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन ही नहीं है। क्योंकि फिर पूरा देश, हजारों किसान, करोड़ों केस सिर्फ इसी बात पे कोर्ट्स में पहुंच जाएंगे कि साहब मेरे को सही दाम नहीं मिले, मेरे को सही पैसे नहीं मिले। और सबसे बड़ी खामियां जो डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट में है, उन्होंने ना कहीं पे भी एफिशिएंसी का जिक्र किया है कि एफिशिएंट कैसे बनाया जाए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और उस हिसाब से एमएसपी कम की जाए। उन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, ना ये क्वालिटी का जिक्र किया कि कौन से ग्रेड को एमएसपी रेट मिलेगा और जो बची होगी फसल उसका क्या रेट होगा, उसको किस डिस्काउंट पे बेचा जाएगा। इस पे भी स्वामीनाथन रिपोर्ट ये बताने को तैयार नहीं है। और जितना एडिशनल रेवेन्यू चाहिए होगा किसान की फसल खरीदने के लिए, वो संसाधन कहां से आएंगे, इसके बारे में भी स्वामीनाथन बिल्कुल खामोश है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज 20 साल हो गए स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को दोबारा देखने की जरूरत है। वो एक डिफेक्टिव, मिसलीडिंग रिपोर्ट है। उस पर अगर हम ज्यादा भरोसा करेंगे तो किसान के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हो जाएगी। और जहां तक बात है एमएसपी की, दोस्तों पिछले 10 साल के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीजों के दाम ऑलमोस्ट सेम रहे। हमारे यहां एमएसपी डबल से भी ज्यादा होगी। एज ए व्यापारी मुझे क्या इंसेंटिव है भारत के किसान से खरीदने का? मैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम पे खरीद भी सकता हूं। कोई जरूरी है मुझे भारत के किसान से खरीदना? अगर भारत का किसान अपना माल बेचना चाहता है और मुझे खरीदना है तो ये समझौता हम दोनों के बीच में हो सकता है। मैं विदेशी माल ना खरीद के किसान का माल तभी खरीद पाऊंगा जब वो मुझे सही रेट पे सही दाम देगा, सही क्वालिटी देगा। और अगर वो नहीं दे सकता तो मैं क्यों खरीदूं? यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में 70% तेलों का आयात होता है। हमारे किसान जो तिलहन है उसका पूरा उत्पादन कर नहीं पा रहे, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते में तेल मिल जाता है, इसीलिए जितनी भी तेल कंपनियां हैं वो सब तेल को आयात करती हैं और हिंदुस्तान के कंज्यूमर को खिलाती हैं। क्या बाकी फसलों में ऐसा नहीं होगा? तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह डिमांड पूरी तरह से इलॉजिकल है। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज
किसानों की इस इलॉजिकल डिमांड का सपोर्ट कर रही हैं, उनको मेरे इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्या बगैर प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल किए, बगैर क्वांटिटी को कंट्रोल किए, क्या आपकी राज्य सरकारें एमएसपी दे पाएंगी? और अगर वो दे सकती हैं तो पहले वो विपक्षी सरकारें अपने यहाँ पे एमएसपी दे के एक रोल मॉडल प्रस्तुत करें कि हमने कर दिया, हमने जो वादे किए थे हमने उस रेट पे खरीदा और हम लगातार खरीद रहे हैं। ना किसान को समस्या आई, ना स्टेट फाइनेंसेस को समस्या आई, स्टेट भी खुशहाल हो गया, किसान भी खुशहाल हो गया, जनता भी खुशहाल हो गई। अगर ये मॉडल स्टैब्लिश हो जाता है तो किसी को एतराज नहीं, लेकिन फिर आपको गारंटी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करते हैं तो आप उसकी गारंटी नहीं देते, वो आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है और किसान उस बेस पे आपको वोट देता है और सत्ता में आने के बाद आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से प्रोडक्शन का परचेज करते हैं। तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है कि ये जो डिमांड रखी गई है ये गैरकानूनी है। ये भारत को एक कम्युनिस्ट राज्य बनाने की पूरी साजिश है और पंजाब उसकी एक लेबोरेटरी बन चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा जोर जबरदस्ती से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को प्रेशराइज करना, इस बात को अगर वो अपने चुनाव एजेंडा में क्यों नहीं लेके जाते, ये सारे विपक्षी दलों को क्यों नहीं कहते कि आप चुनाव इलेक्शन मैनिफेस्टो में जाएं, फिर जनता डिसाइड करेगी कि क्या लीगल गारंटी पे वोट देना है या नहीं देना है। जो जीतेगा वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से फिर पॉलिसीज बना सकता है। हकीकत तो यही है। और अगर किसानों को गारंटी दी जाती है तो फिर बाकी उद्योगों को गारंटी क्यों नहीं? भारत में बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, छोटे बड़े सैकड़ों करोड़ों उद्योग हैं। उनकी गारंटी कौन लेगा? क्या किसान इस बात की गारंटी लेंगे? इस बात को भी सोचना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।